वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। जलवायु और जीविका निर्वाह में परिवर्तन, तो ये सब टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या जलवायु परिवर्तन हुए जिसकी वजह से कुछ जो रहन सहन के तौर तरीके थे उनके अंदर भी परिवर्तन आए। तो जलवायु और जीविका निर्वाह में परिवर्तन इसी से संबंधित है। जैसा कि प्रागैतिहासिक काल विभिन्न सांस्कृतिक युगों में विभाजित है। ठीक है, तो पहला है पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्यपाषाण युग का समय आता है। ठीक है, फिर नवपाषाण जो सबसे इसके बाद जो आता है नवपाषाण। ठीक है, लेकिन ये नवपाषाण युग जो है यह ताम्रपाषाण युग से पहले आता है। ठीक है, तो इस नवपाषाण युग में जो मनुष्य था उसकी क्या स्थिति थी, वह किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता था। मुख्य रूप से इससे पहले जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में, तो इस समय जो मनुष्य थे वो खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, शिकार करते थे और जो फल फ्रूट है, ठीक है, वनस्पतियों को वो एकत्रित करते थे अपने भोजन के लिए, और इस तरह से वे अपना जीवन यापन करते थे, खानाबदोश जीवन जिया करते थे। इस समय तक कोई भी इस तरह के साक्ष्य अभी तक निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि यहाँ पर जो मध्य पुरापाषाण काल के उत्तरार्ध में और पुरापाषाण काल के पूर्वार्ध में, पुरापाषाण जो उच्च पुरापाषाण काल है उससे पहले और मध्य पुरापाषाण के बाद का जो युग है उसमें किसी प्रकार की कोई रोपाई या कृषि के कार्य या बागवानी के कार्य या जानवरों को पालतू बनाने के कार्य होते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इनके बाद का समय जो आया है नवपाषाण, इसमें भी नहीं, पुरापाषाण काल में भी नहीं, मध्यपाषाण काल में भी नहीं, और नवपाषाण युग का जो समय आया तो इसमें मनुष्य के जीवन की जो स्थिति थी, जिस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करते थे, उसमें कुछ बदलाव आने लगे। ठीक है, तो ये बदलाव किस प्रकार आए, जैसे कि सबसे पहले हिमयुग का दौर आया। ठीक है, हिमयुग के समाप्ति के बाद जो है प्रतिनूतन काल से लेकर के अभिनूतन काल तक जो है संक्रमण का दौर शुरू हुआ। इसमें काफ़ी सिंपली अगर सीधे भाषा में सीधी तरीके से अगर इसे समझा जाए तो काफ़ी ज़्यादा व्यापक पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हुए। ठीक है, फिर जो जलवायु है वह गर्म होती चली गई। ठीक है, तो गर्म जलवायु की जब शुरुआत हुई तो उस समय क्या था, जो जीव जंतु थे और पेड़ पौधे जो थे इनकी आबादी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। ठीक है, इस बदलाव की वजह से और जो उस समय का जो बदलाव की वजह से जो ज़मीन वगैरह थी, जो मिट्टी की जो मृदा थी उसमें जो देखा गया कि उसके अंदर जो पौष्टिकता है वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जो मनुष्य थे, क्योंकि वो भी पर्यावरण का ही हिस्सा है, पर्यावरण में अगर बदलाव आएंगे तो मनुष्यों में भी स्वाभाविक है कि उसमें भी उनके अंदर भी बदलाव आना ही है रहन सहन में। तो इस तरह से धीरे धीरे जो नवपाषाण संस्कृतियाँ हैं वो विकसित होती चली गई मनुष्यों के अंदर। किस तरह से, जब जलवायु में परिवर्तन हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो फौना और फ्लोरा है, यानी कि जीव जंतु और वनस्पति की आबादियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, तब काफ़ी चीज़ें जो है, संसाधन जो है मनुष्य को सुलभ
मात्रा में उपलब्ध होने लगी। ठीक है, और इस काल में जब नवपाषाण काल आया तो इस समय जो जीवन पद्धति थी वह धीरे धीरे एक स्थायी रूप लेने लगी। स्थायी रूप से मतलब कि वे कुछ धीरे धीरे उनको जो है उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है बीज जो है अंकुरित होते हैं, फिर वो अंकुरित होने के बाद फिर वो जो है पौधे की शक्ल लेते हैं, फिर पेड़ की शक्ल लेते हैं, फिर उसमें जो है फल फ्रूट आते हैं। तो इस तरह से उनके ज्ञान में इजाफा होता चला गया। जब इस चीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, अभी वे इसको धीरे धीरे इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अब प्रकृति को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। यानी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैं खुद बीज डालूं ज़मीन के अंदर, इसको पानी दूं, ठीक है, और फिर उसके अंदर अंकुरित निकले, उसको जिस तरह से मैं इस पौधे को कहीं और लगा दूं, ठीक है, इस तरह से गतिविधियां उनको धीरे धीरे ज्ञान के रूप में और गतिविधियों के जो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली जो उन्होंने किया उसके अनुरूप उनको जो है इस तरह की ज्ञान जो है उसमें वृद्धि होती चलेगी और फिर वे उसको इम्प्लीमेंट करने लगे। तो धीरे धीरे क्या होता गया कि साथ में उन्होंने ये भी देखा कि जो जीव जंतु हैं, ठीक है, जैसे जानवर हैं, कुछ जानवरों को वे कंट्रोल कर सकते थे, वे पालतू बना सकते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्यों ने प्रकृति को कंट्रोल करना शुरू किया और साथ में जो जीव जंतु थे उनको भी उपयोग में लाना शुरू किया। और इस प्रकार से उन्होंने कृषि की शुरुआत किया। ठीक है, कृषि जब होने लगा तो फिर जंगलों को साफ किया जाने लगा, फिर उसके पश्चात जो है कुछ जानवरों को भी पालतू बनाया गया। ठीक, और इसलिए जो मनुष्यों को वहाँ पे गांव बसाने की, बस्ती बसाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और जानवरों को बचाने के लिए बाड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी, यानी मवेशियों को बचाने के लिए जंगली जानवरों से वहाँ पे वो बाड़ लगाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो मवेशियों को के लिए चारागाह की ज़रूरत पड़ी, फिर उसके अलावा जो प्रजनन होता है, जो ब्रीडिंग होती है, सिंचाई वगैरह के जो कार्य हो गए, इससे संबंधित उनके प्रैक्टिकली उनके ज्ञान में इजाफा होता चला गया। वे पर्यावरण को काफ़ी गहनता के साथ समझने लगे और धीरे धीरे जो अपना जो रहन सहन की जो व्यवस्थित चीज़ें थी, जो उनकी जो स्थिति थी, वो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित होती गई। ठीक है, तो इस प्रकार जो नवपाषाण संस्कृतियाँ थी वह ग्रामीण संस्कृतियाँ थी। क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी और कृषि संस्कृति थी। तो ग्रामीण और कृषि संस्कृतियाँ थी जो नवपाषाण जो थी। ठीक है, लेकिन इस समय तो उन्हें धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उन्हें धातु का ज्ञान नहीं था, इतना याद रखिए कि उन्हें क्या नहीं था, धातु ज्ञान नहीं था। उनके पास जो भी अभी तक जो औजार थे वे पत्थर के परिष्कृत औजार थे। किसके औजार थे? पत्थर के परिष्कृत औजार थे। ठीक है, परिष्कृत का यहाँ पे मतलब है कि वो जो अभी हम आगे देखेंगे कि उन्होंने जो उनके पास जो पत्थर थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड किए हुए थे, जिसे सेल्ट कहा जाता था। ठीक है, और वे जो है बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ठीक है, किसका उपयोग करते थे? मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। और तो इतना चीज़ें जो है ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा ये भी जानने योग्य है कि वे इस एक जगह पर रुक करके कृषि वगैरह करने लगे और जो है गाँवों में, बस्तियों में रहने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सभी लोग जो है इस तरह के जीवन व्यतीत करने लगे। अभी भी कुछ लोग जो है खानाबदोश जीवन जीते थे। ठीक है, मतलब ये इस तरह से समझिए कि कुछ लोगों को जो है रुक करके जीवन निर्वहन करना अच्छा लगा। उन्हें अच्छा लगा कि जो है यहाँ पर एक जगह रुक कर खेती वगैरह करते हैं और जानवरों वगैरह को पालते हैं और फिर वो उस तरह से आराम से जीवन व्यतीत करते हैं शांति से। लेकिन कुछ लोग जो थे उनको घूमना फिरना और शिकार करना और एडवेंचरस काफ़ी थे, तो उनको ये चीज़ें जो है उन्होंने जारी रखी। ठीक है, तो इस तरह से दोनों चीज़ें जो है, एक जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी वो भी थी और साथ में एक नई जो व्यवस्था विकसित हो रही थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि नवपाषाण संस्कृति, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग पहली बार जो है कब किया गया? तो बेसिकली जॉन लुबाक नाम के एक व्यक्ति थे, सर जॉन लुबाक। उन्होंने 1865 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अनुसार जो नव पाषाण का मतलब है, जो उसमें जो नव है वह उस शब्द का अर्थ है नया। ठीक है, और लिथिक, यानी कि लिथिक को ही पाषाण बोला जाता है। लिथिक को ही पाषाण को अंग्रेजी में लिथिक बोला जाता है। ठीक है, तो पाषाण का यहाँ पे अर्थ पत्थर है। ठीक है, यानी कि
पूरा पाषाण में तो पूरा पाषाण यानी पूरा माने पूरा पुराना हो गया, पाषाण माने पत्थर हो गया, तो पुराने पाषाण युग का इसका मतलब है। ठीक है, इसके विपरीत जो है नव पाषाण जो है पूरा पाषाण के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो पत्थर थे वे पॉलिश किए हुए थे, काफ़ी शाइन करते थे। ठीक है, और इस तरह के जो पत्थरों का जो उपयोग हो रहा था तो इसलिए इसे नव पाषाण बोला जाता है। ठीक है, और इस तरह के पत्थरों को अक्सर सेल्ट कहा जाता था। ठीक है, ये जो इसी को जो औजार बन के दिखाई देते थे काफ़ी परिष्कृत दिखाई देते थे। ठीक है, ये इस चैप्टर में दिया है, ये देखिए। ठीक है, काफ़ी पॉलिश स्टोन है। ठीक है, इनके ये औजार हैं। ठीक, नवपाषाण संस्कृति, इसकी अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, ये टॉपिक है कि नवपाषाण क्रांति की अवधारणा जो है, तो नवपाषाण क्रांति की अवधारणा वी गार्डन ने 1941 में दिया था। ठीक है, ये इनके अनुसार जो प्रारंभिक कृषि पशुपालक संस्कृति थी, ठीक है, इसको वी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण संस्कृति का नाम दिया था। ठीक है, इनका ये कहना था जो कि ये वह समय था जब जो कह सकते हैं कि संग्राहक का मतलब होता है जो जब मनुष्य जो है चीज़ों को एकत्रित किया करते थे, शिकार और संग्रह किया करते थे। ठीक है, तो ये एक जो ऐसी कम्युनिटी जो कि शिकार संग्रह करती थी वह अब उत्पादक कार्यों में लगने लगी थी। यानी उत्पादक मतलब कि वह उत्पादन का कार्य करती थी। उत्पादन का मतलब यहाँ पे कृषि का कार्य। ठीक है, तो इसलिए ये जो काल था इसको उन्होंने नवपाषाण क्रांति का नाम दिया। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ समझने वाली है कि जो नवपाषाण की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब केवल यह नहीं है कि जो उस समय के जो भी औजार वगैरह थे उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसको हमने कैटेगराइज कर दिया। जैसे कि पूरा पाषाण काल जो प्राचीन टाइप के जो पत्थर होते थे, ठीक है, और जो मध्य पाषाण काल है उनको वो भी जो है पत्थरों के हिसाब से जो औजार होते थे उनके ऊपर उस संस्कृति के ऊपर ही टिकी हुई है। लेकिन नवपाषाण काल में जो है 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि जो उनको उपकरण जो थे, ठीक है, उनके उपकरण, और दूसरा जो है उनकी जो सांस्कृतिक अनुकूलता थी। ठीक है, तीसरा है जीवन जीने के तरीके। ठीक है, यहाँ सांस्कृतिक अनुकूलता से मतलब है कि वो किस प्रकार से जो है एक जगह पर मतलब वे कृषि वगैरह करने लगे और फिर जो है जो जानवरों को वे क्या पालन करने लगे। ठीक है, जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया, उसके बाद जो है कृषि वगैरह करने लगे। तो इस सब चीज़ों की जो कह सकते हैं कि जो परिवर्तन हुए इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक अनुकूलता। और जो इन चीज़ों को जो व्यवस्थित किया गया, ठीक है, जो स्थायी जीवन जीने के लिए खुद को जो व्यवस्थित बनाया गया तो उसको बोलते हैं जीवन जीने के तरीके। तो ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। पहला तो ये हो गया कि जो उस समय के जो उपकरण वगैरह थे प्लस सांस्कृतिक अनुकूलन, और फिर उसके बाद जीवन जीने के तरीके। थैंक यू वेरी मच।